नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस सेशन में हम यूरोप के पॉलिटिकल मैप को मास्टर करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी लॉजिकल, एग्जाम फोकस्ड स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिससे ये मैप हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये है हमारे आज के सेशन का प्लान। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कोर स्ट्रैटेजी के साथ। एक स्ट्रॉन्ग मेंटल मैप बिल्ड करने के लिए ये लॉजिक समझना बेहद जरूरी है। यही फाउंडेशन है जिससे एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारी कोर लॉजिक है सेंटर टू आउटवर्ड्स अप्रोच। इसका मतलब है कि हम एक सेंट्रल कंट्री से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ एक्सपैंड करेंगे। ये सेंट्रल कंट्री एक मेंटल एंकर की तरह काम करती है, जिससे पूरा मैप आपस में जुड़ जाता है और कुछ भी मिस होने का चांस नहीं रहता। ओके, तो अब इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। हम शुरुआत करेंगे यूरोप के हार्ट से और फिर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो मिनमोनिक्स आने वाले हैं उन पर खास ध्यान देना है, वो याद करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो हमारा सेंट्रल हब यानी हमारा एंकर है हंगरी। इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल मिमोनिक है, अ हंगरी ओल्ड बुद्धा इज अ पेस्ट। अब इसी एंकर पॉइंट से हम इसके सारे पड़ोसी देशों को मैप करना शुरू करेंगे। अब देखिए, हंगरी के टॉप पर है स्लोवाकिया, जिसकी कैपिटल है ब्राटिस्लाविया, और बॉटम में है स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल है ल्यूबियाना। अक्सर इन दोनों की पोजीशन में कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए एक सिंपल मोनोमिक है। ब्राटिस्लाविया में आ आता है, जो अल्फाबेट में पहले है, इसलिए ये टॉप पर है, और ल्यूबियाना में ई आता है, जो बाद में है, इसलिए ये बॉटम पर है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, एग्जाम प्रेशर में ऐसी ही छोटी ट्रिक्स काम आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न वॉल की तरफ। यहाँ दो बड़े देश हैं, यूक्रेन और रोमेनिया, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा देश है, मोल्दोवा। यूक्रेन का यू शेप बिल्कुल क्लियर दिखता है और रोमेनिया का शेप थोड़ा रैबिट जैसा लगता है। इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, इसका लार्ज यू शेप याद रखिए। रोमेनिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, निमोनिक है, एक आदमी बुखार से रेस्ट ले रहा है, इससे बुखारेस्ट याद रहेगा। और मोल्डोवा, ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जो इन दो बड़े देशों के बीच सैंडविच्ड है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लैंडलॉक्ड या बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बाल्कन्स ये रीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए यहाँ हम निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सर्बिया को याद रखिए द स से, और सर ने ग्रेड काट दिए, इसलिए कैपिटल हुई बेलग्रेड। बुल्गारिया को याद रखिए द बुल से, और बुल सो गया, इसलिए कैपिटल हुई सोफिया। इस तरह से देश और कैपिटल दोनों लिंक हो जाते हैं। अब आते हैं बाल्कन्स के एड्रियाटिक कोस्ट पर। यहाँ ध्यान दीजिए क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना और मॉन्टेनेग्रो पर। क्रोएशिया का सी शेप बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, जो बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना के अराउंड है। मैप में ऐसे यूनिक शेप्स को पहचानना एक की स्किल है। चलिए, अब हम यूरोप के नॉर्दर्न हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे। इस रीजन में लोकेशंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना भी जरूरी है। यहाँ देखिए बाल्टिक नेशंस, इनका ऑर्डर नॉर्थ से साउथ याद रखना बहुत आसान है, ये अल्फाबेटिकल हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया। साथ ही बेलारूस पर ध्यान दीजिए, बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज पर हमेशा क्वेश्चन बनने का पोटेंशियल रहता है। ये स्लाइड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक के बीच का डिफरेंस, इसे बिल्कुल क्लियर समझना है। स्कैंडिनेवियन एक कल्चरल टर्म है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं, जबकि नॉर्डिक एक ज्योग्राफिकल टर्म है, यानी नॉर्थ। नॉर्डिक में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड्स भी शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्डिक है, लेकिन सारे नॉर्डिक कंट्रीज स्कैंडिनेवियन नहीं हैं। इस कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन नॉर्दर्न जाइंट्स के कैपिटल्स को मिमोनिक्स से लॉक कर लेते हैं। नॉर्वे, नोवे, ऑस्लो। स्वीडन, स्टॉक में होम है, यानी स्टॉकहोम। फिनलैंड, एक फिन ने सिन किया तो हेल गया, यानी हेलसिंकी। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। ये सिंपल ट्रिक्स रिकॉल में हेल्प करती हैं। अब हम वेस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम यूके और जर्मनी जैसे मेजर पावर्स को देखेंगे। यूके का कॉम्पोजिशन एक हाई यील्ड एरिया है। यूके के कॉम्पोजिशन को स्टेप बाय स्टेप समझिए, ये टर्म्स अलग अलग हैं। स्टेप 1, ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें आते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्टेप 2,
जब हम ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और स्टेप 3, जब यूनाइटेड किंगडम में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी इंक्लूड करते हैं तो इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। इस क्लैरिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में देखिए, जर्मनी अपनी सेंट्रल लोकेशन की वजह से 9 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ है इटली, जिसका क्लासिक बूट शेप सिसिली के स्टोन को किक करते हुए दिखता है। ये विजुअल क्यूज मैप को याद रखने में बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं आइबेरियन पेनिनसुला पर, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल आते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मेडिटरेनियन आइलैंड्स पर ध्यान दीजिए। कोर्सिका फ्रांस का पार्ट है और बेलेरिक आइलैंड्स स्पेन के। आइलैंड बेस्ड मैपिंग क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, अब हम इस सेशन के सबसे क्रूशियल सेक्शन पर आ चुके हैं, हाई यील्ड एग्जाम हॉटस्पॉट्स। ये वो एरियाज हैं जैसे माइक्रोस्टेट्स, एनोमलीज और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पूरा फोकस मेंटेन करना है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि यूरोपियन मैप पर ऐसी कौन सी एनोमलीज हैं जो सबसे ज्यादा टेस्ट की जाती हैं। एग्जाम हॉटस्पॉट्स ऐसी ही यूनिक ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल सिचुएशन से बनते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डबल लैंडलॉक्ड फिनोमेना। इसकी डेफिनेशन को आराम से समझिए। ये एक ऐसा लैंडलॉक्ड देश होता है जो चारों तरफ से दूसरे लैंडलॉक्ड देशों से ही घिरा होता है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री सराउंडेड बाय अदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है लिechtenstein। जैसा कि इस मैप में क्लियर है, लिechtenstein डबल लैंडलॉक्ड है क्योंकि ये 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। इसके अलावा कोस्टल माइक्रोस्टेट्स जैसे मोनाको और माल्टा भी इम्पॉर्टेंट है। खासकर माल्टा, पिछले सालों के पेपर्स को देखें तो इसका एग्जाम पोटेंशियल बहुत हाई है। मैपिंग के क्वेश्चंस हमेशा करंट अफेयर्स से इंटीग्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को मैप पर समझना, यहाँ के की स्ट्रैटेजिक एरियाज जैसे कि पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स और रशियन कंट्रोल टेरिटरीज की लोकेशन पता होना जरूरी है। ओडेसा पोर्ट, डोनेट्स्क का कोल रीजन, ये सब एग्जाम के लिए क्रिटिकल लोकेशंस हैं। तो अब आते हैं हमारे टॉपर्स फाइनल चेकलिस्ट पर। ये एक क्विक और पावरफुल रिवीजन है जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे। चलिए इस चेकलिस्ट को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। 1. यूक्रेन का यू शेप ट्रेस कीजिए। 2. सर्बिया के लिए सर याद रखिए। 3. ELL यानी बाल्टिक्स नॉर्थ से साउथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। 4. लिechtenstein डबल लैंडलॉक्ड है। और 5. ग्रीनलैंड नॉर्डिक है, स्कैंडिनेवियन नहीं। इन पॉइंट्स को बार बार माइंड में विजुअलाइज करना है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रेपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार, यूरोप के फिजिकल ज्योग्राफी पर इस फोकस्ड रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है, तो चलिए इसे पूरी तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम यूरोप के माउंटेन सिस्टम्स को समझेंगे, यानी ओरोजनी, जो कि पर्वतों के बनने की प्रक्रिया होती है। और फिर हम ड्रेनेज सिस्टम्स, यानी यहाँ की प्रमुख नदियों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पहले मेजर टॉपिक यूरोप के पर्वतों से शुरू करते हैं। हम इसे रीजन बाय रीजन देखेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट पर पूरी क्लैरिटी बन सके। सबसे पहले उत्तर में स्कैंडिनेवियन शील्ड। यहाँ की जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेजिडुअल माउंटेन्स। देखिए, ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं जो लाखों सालों की बारिश और हवा से घिस चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुरानी इमारत समय के साथ घिस जाती है। आपको यहाँ जिस पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखना है वो है क्योलन माउंटेन्स, जो नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पर स्थित है। अब स्कैंडिनेविया से साउथ की ओर जोमैनिक फ्रेंच रिफ्ट पर आते हैं। यहाँ ब्लॉक माउंटेन्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण जमीन का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उसे ग्रॉबिन या रिफ्ट वैली कहते हैं। वॉर्स और ब्लैक फॉरेस्ट इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट नाम से जंगल लगता है, पर यह जर्मनी में एक पर्वत है। एग्जाम्स में ये एक क्लासिक ट्रैप होता है। अब यूरोप के साउथ वेस्ट कॉर्नर को देखते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला, जिसमें स्पेन और पोर्चुगल आते हैं।
इसे बाकी यूरोप, खासकर फ्रांस से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है पेरेनीज। ये सिर्फ एक नेचुरल बॉर्डर ही नहीं, बल्कि एक मजबूत कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर भी यही है। इटली की भौगोलिक रीढ़ की हड्डी है एपेनाइन्स पर्वत श्रृंखला, लेकिन इटली की असली पहचान इसके एक्टिव वॉल्केनोस से भी है। सोचिए, वेसुवियस जिसने पोम्पेई शहर को तबाह कर दिया था, एटना जो आज भी सक्रिय है, और स्ट्रोम्बोली। एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं जो रात में दूर से एक लाइट हाउस की तरह दिखते हैं। अब आते हैं यूरोप के दिल में, यानी एल्पाइन कॉम्प्लेक्स पर। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो हिमालय की तरह ही नए और ऊंचे हैं। ये फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे कई देशों में फैले हुए हैं। यहाँ ये पॉइंट क्रूशल है, मॉन्ट ब्लैंक एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन मैं फिर से दोहरा रही हूँ, यह पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। इस डिस्टिंक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही गलती होती है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए हमें डिनारिक एल्प्स, कार्पेथियंस और कॉकेसस पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, और यहीं आता है हमारा जहरीला फैक्ट, यानी वो पॉइंट जो एग्जाम में रैंक डिसाइड कर सकता है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी रशिया के कॉकेसस माउंटेन्स में स्थित माउंट एल्ब्रस है, ना कि मॉन्ट ब्लॉन्क। ये एक आम मिसकंसेप्शन है जिसे आपको आज ही क्लियर कर लेना है। पर्वतों को समझने के बाद अब इस सेशन के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। चलिए यूरोप की जीवन रेखाओं यानी यहाँ की प्रमुख नदी प्रणालियों पर फोकस करते हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ दो प्रमुख सागरों में गिरती हैं। पोलैंड की विस्टुला और ओडर नदी बाल्टिक सी में जाती हैं। इसे याद रखने का एक निमोनिक है, V&O गो टू B। विस्टुला और ओडर जाती हैं बाल्टिक सी में, वहीं जर्मनी की एल्बे और वेजर नदियां नॉर्थ सी में गिरती हैं। अब बात करते हैं राइन नदी की। ये वॉज़गेज और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच बनी उसी रिफ्ट वैली से होकर बहती है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। आप कल्पना कीजिए कि ये नदी एक व्यस्त वाटर हाईवे की तरह है जिस पर दिन रात मालवाहक जहाज यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड से सामान लेकर रॉटरडैम पोर्ट तक जाते हैं, जो दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। पश्चिमी यूरोप की दो महान राजधानियों को देखते हैं। थेम्स नदी लंदन से होकर नॉर्थ सी में गिरती है और सेन नदी पेरिस से होकर इंग्लिश चैनल में। दोनों नदियां अपनी अपनी राजधानियों की पहचान है, बस ध्यान रहे सेन और राइन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब दक्षिणी यूरोप की नदियों को देखते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला में तागुस और एब्रो प्रमुख हैं। इटली में रोम शहर से बहने वाली टाइबर और उत्तर में पो नदी है। यहाँ पो नदी को गंगा ऑफ इटली भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ लाई हुई मिट्टी से एक बहुत ही उपजाऊ कृषि मैदान बनाती है, जो इटली का अन्न भंडार है। अब आती है डैन्यूब, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। ये एक सच्ची इंटरनेशनल रिवर है जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और वियना, बुडापेस्ट जैसी कई राजधानियों से गुजरते हुए ब्लैक सी में जाकर मिलती है। इसे याद रखने के लिए मेमोनिक है B2B इज D, यानी ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक सी तक डैन्यूब। ये एग्जाम्स के लिए एक पावरफुल मेमोरी टूल है, इसे नोट कर लीजिए। और अब यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। ये इंटरनल ड्रेनेज का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सोचिए, ये एक ऐसी नदी है जो कभी खुले महासागर तक पहुंच ही नहीं पाती। ये रशिया के वेल्दाई हिल्स से निकलकर लैंडलॉक्ड कैस्पियन सी में गिर जाती है। दूसरी डी से शुरू होने वाली नदियां जैसे डैन्यूब, डॉन, डिम्पर ब्लैक सी में गिरती है, लेकिन वोल्गा कैस्पियन सी में। ये एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। चलिए अब एक क्विक चीट शीट के साथ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लॉक कर लेते हैं। ये लास्ट 2 मिनट का पावरफुल रिवीजन होने वाला है। अटेंशन, चलिए इन पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। पहला, हाईएस्ट पीक पूरे यूरोप की है माउंट एल्ब्रोस जो कॉकेसस में है, और सिर्फ एल्प्स की है माउंट ब्लॉन्क। दूसरा, ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में एक ब्लॉक माउंटेन है, जंगल नहीं। तीसरा, लॉन्गेस्ट रिवर, पहली है वोल्गा जो कैस्पियन सी में गिरती है, यानी इंटरनल ड्रेनेज, और दूसरी है डैन्यूब जो ब्लैक सी में गिरती है। और चौथा, जूरा माउंटेन्स, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाने वाली पर्वत श्रृंखला है। तो क्या आप एक क्विक टेस्ट के लिए तैयार हैं? चलिए अपनी रिकॉल पावर को चेक करते हैं। इस मैप पर दिए गए 10 फीचर्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं।
चलिए अब एक एक करके आंसर्स देखते हैं। नंबर 1 पिरेनिस, 2 राइन रिवर, 3 एपेनाइन्स, 4 कार्पेथियंस, 5 कॉकेसस, 6 विस्टला रिवर, 7 पो रिवर, 8 क्योलन माउंटेन्स, 9 टाइबे रिवर और 10 डैन्यूब रिवर। एक्सीलेंट! मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर ने सही पहचाना होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नमस्कार। आज हम यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट सीज और स्ट्रेट्स को मैप पर मास्टर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है और इस सेशन के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। विजुअल्स और कुछ आसान मेमोरी ट्रिक्स की मदद से हम यूरोप के सभी जरूरी सीज और स्ट्रेट्स के कनेक्शंस को समझेंगे और इस टॉपिक पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले उसकी बड़ी तस्वीर को समझना जरूरी होता है। इसलिए हम पहले यूरोप के 2 मुख्य वाटर सिस्टम्स को देखेंगे। तो सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1, अपने ओशन को जानिए। यूरोप के ज्यादातर समुद्र, यहां तक कि मेडिटेरेनियन सी भी आखिरकार अटलांटिक ओशन सिस्टम का ही हिस्सा है। नॉर्थ में एक अलग सिस्टम है, आर्कटिक ओशन सिस्टम। ये बुनियादी विभाजन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं और यूरोप के उत्तरी हिस्से यानी ब्रिटिश आइल्स और स्कैंडिनेविया के आसपास के समुद्र और चैनल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ मैप पर देखिए, पानी नॉर्वेजियन सी से नॉर्थ सी में आता है और फिर स्कैगरेक और कटेगैट स्ट्रेट से होते हुए बाल्टिक सी में एंटर करता है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट है, जर्मनी में बना कील कैनाल। ये एक कृत्रिम यानी मैन-मेड वाटरवे है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौक पॉइंट पर, द स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये यूके और फ्रांस के बीच है। यहाँ एक जरूरी अंतर समझना है। चैनल एक चौड़ा यानी वाइड वाटर बॉडी होता है, जबकि स्ट्रेट एक संकरा यानी नैरो पैसेज होता है। तो मुख्य बिंदु ये है कि स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है और यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से सेपरेट करता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। कनेक्ट्स और सेपरेट्स का फॉर्मेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे इस नॉर्दर्न टूर के अंत में यूरोप की छत पर देखते हैं। यहाँ बैरेंट्स सी और व्हाइट सी हैं। याद है, हमने शुरू में 2 सिस्टम्स की बात की थी। ये दोनों समुद्र उसी अलग आर्कटिक ओशन सिस्टम का हिस्सा हैं। चलिए अब हम दक्षिण की तरफ अटलांटिक कोस्ट के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला फोकस होगा यूरोप का अगला महत्वपूर्ण जल क्षेत्र, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन में एंटर करने से ठीक पहले बे ऑफ बिस्के आता है। आप इसे एक एंट्री फॉयर या लॉबी की तरह समझ सकते हैं, जो जहाज़ों को साउथ की तरफ मेडिटेरेनियन के मुख्य द्वार यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ ले जाता है। चलिए अब मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक गहरा अध्ययन करते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारा ये टूर एकदम लॉजिकल होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यहाँ एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी मेमोरी रूल पर ध्यान दीजिए। इसे कहते हैं रूल ऑफ ए। इटली के ईस्ट यानी पूर्व में जो 2 बड़े समुद्र हैं, उनके नाम ए से शुरू होते हैं, एड्रियाटिक सी और एजियन सी। ये छोटा सा नियम आपको इनकी लोकेशन याद रखने में बहुत मदद करेगा। अब हमारा अगला पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ बोनेफाशियो। ये स्ट्रेट 2 मशहूर आइलैंड्स के बीच स्थित है। ऊपर फ्रांस का कॉर्सिका आइलैंड और नीचे इटली का सार्डिनिया आइलैंड। तो चलिए इसको कनेक्ट्स और सेपरेट्स फ्रेमवर्क में समझते हैं। ये स्ट्रेट टेरेनियन सी को वेस्टर्न मेडिटेरेनियन से जोड़ता है और अलग करता है कॉर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड्स को। यानी भौगोलिक रूप से ये आइलैंड्स को अलग करता है, लेकिन राजनैतिक रूप से फ्रांस और इटली को। अगला महत्वपूर्ण स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मेसिना। इसे याद रखने के लिए सबसे प्रचलित तरीका है बूट एंड बॉल की तुलना। ये इटली के मेनलैंड, जो एक बूट जैसा दिखता है, उसे सिसिली आइलैंड से अलग करता है, जो एक बॉल की तरह नजर आता है। तो वही फ्रेमवर्क यहां भी लागू करते हैं। स्ट्रेट ऑफ मसीना टेरेनियन सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करता है और इटालियन मेनलैंड को सिसिली से सेपरेट करता है। इस फ्लो को ध्यान से देखिएगा। अब हम मेडिटेरेनियन से आगे बढ़ते हैं और एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज की तरफ चलते हैं, जो हमें ब्लैक सी तक ले जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजियन सी से आगे बढ़ने पर समुद्रों का जो सीक्वेंस है, उसे याद रखने के लिए एक टॉपर्स निमोनिक है। MBA प्रोग्राम
एम से मारमारा सी, बी से ब्लैक सी और ए से सी ऑफ अजोव। इस MBA प्रोग्राम में एंटर करने के लिए 2 स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, डार्डेनेल्स और बोस्फोरस। इनके सीक्वेंस में अक्सर कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मेमोरी हैक है, वेस्ट से ईस्ट जाते हुए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। डी से डार्डेनेल्स पहले आता है, जबकि बी से बोस्फोरस बाद में है। ब्लैक सी के आसपास कौन से देश हैं? ये एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है निमोनिक टी बर्गर। चलिए इस टी बर्गर को डीकोड करते हैं। टी से टर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमेनिया, जी से जॉर्जिया और दूसरे आर से रशिया। इसमें ई साइलेंट है। सरल और बहुत प्रभावी। और हमारे MBA प्रोग्राम का अंतिम हिस्सा, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच है स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये क्राइमियन पेनिनसुला को रशिया से अलग करता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। नमस्कार। तो चलिए आज के सेशन में हम यूरोप के भूगोल से जुड़े कुछ सबसे जरूरी हाई यील्ड फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। ये सेशन खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिकल फीचर्स और सोब्रिकेट्स यानी कि उपनामों पर फोकस करेंगे। तो आज हम 4 मेन पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम यूरोप के इंडस्ट्रियल बैकबोन यानी उसके औद्योगिक आधार को समझेंगे। फिर हम वहां की जमीन, कृषि और भौतिक भूगोल पर बात करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लाइंस और निकनेम्स को देखेंगे और आखिर में एक क्विक मास्टर रिवीजन के साथ सारे पॉइंट्स को पक्का कर लेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द इंडस्ट्रियल बैकबोन। देखिए, किसी भी महाद्वीप की इकोनॉमी को समझने के लिए उसके हेवी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को जानना बहुत ही जरूरी होता है। स्क्रीन पर देखिए, ये है यूरोप की आयरन बैकबोन। ये एक तरह की काल्पनिक रेखा है जो यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल सेंटर्स को आपस में जोड़ती है। चलिए इसे दाईं ओर से समझते हैं। सबसे पहले है रूस का तुला शहर। ये अपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए इतना मजबूत है कि इसे द पिट्सबर्ग ऑफ रशिया का उपनाम दिया गया है। ये समीकरण एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। बीच में आता है जर्मनी का डॉर्टमंड, जो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का एक और बड़ा सेंटर है। और फिर बाईं ओर है यूके का शेफील्ड, जो अपनी बेहतरीन कटलरी यानी छुरी कांटे बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। नीचे एक जरूरी नोट पर भी ध्यान दीजिए, क्रीवॉय रॉग और कर्स्क ये यूरोप के प्रमुख लौह अयस्क यानी आयरन ओर के भंडार हैं। अच्छा, अभी हमने मेटलर्जी शब्द सुना। इसका सही मतलब क्या है? मेटलर्जी यानी धातु शोधन। असल में धातुओं का विज्ञान और तकनीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है ओर्स यानी अयस्कों से धातुओं को निकालना और फिर उन्हें इस्तेमाल के लिए तैयार करना। इस परिभाषा को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद रखिए। यूरोप में कुछ शहर अपने बहुत खास उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। मैच द फॉलोइंग सवालों में ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए दाईं ओर से शुरू करते हैं। बेल्जियम का एंटवर्प शहर ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है। इसके बाद है यूके का डंडी शहर, जो जूट उद्योग का केंद्र है। बीच में है रूस का आइवेनोवो, जिसे द मैनचेस्टर ऑफ रशिया कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है। और बाईं ओर फ्रांस के 2 प्रमुख शहर हैं। पहला तुलूज, जो एविएशन यानी विमान उद्योग का केंद्र है, और दूसरा लियोन्स, जो अपने रेशम उद्योग यानी सिल्क इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अब अपने दूसरे खंड पर चलते हैं, लैंड, फायर एंड अर्थ। इसमें हम महाद्वीप के कृषि उत्पादन को उसकी खास भौतिक विशेषताओं से जोड़कर देखेंगे। यहाँ यूरोप के कुछ मुख्य कृषि और मत्स्य पालन यानी फिशिंग जोन्स दिए गए हैं। बीच में जो आप ये विशाल घास का मैदान देख रहे हैं वो है यूक्रेन के स्टेप्स। यहाँ गेहूं की इतनी ज्यादा पैदावार होती है कि इसे वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट यानी दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्टेप्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। दाईं ओर हंगरी के पुश्ता घास के मैदान हैं और बाईं ओर नॉर्थ सी में डॉगर बैंक है, जो मछली पकड़ने का एक बहुत बड़ा मैदान है। इस पॉइंट को बहुत ही क्लियरिटी के साथ याद रखिए। स्टेप्स दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से एक है। इस पर सीधा सवाल बन सकता है। अब यूरोप के कुछ फिजिकल फीचर्स को देखते हैं। दाईं ओर है मेसेटा प्लेटो, जो स्पेन और पुर्तगाल में फैला एक पुराना पठार है। बाईं ओर इटली के 3 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। इनमें सबसे फेमस है स्ट्रोम्बोली, जो लगातार एक्टिव रहता है, इसीलिए इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा माउंट एटना और विसुवियस भी इटली के इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं। अब हम अपने तीसरे खंड पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक लाइंस एंड निकनेम्स। परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी,
जिसमें बॉर्डर्स और रीजनल ग्रुप शामिल हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। एक और महत्वपूर्ण शब्द है सोब्रिक्वेट। इसका सीधा सा मतलब है उपनाम या निकनेम। भूगोल में शहरों और देशों को अक्सर उनके इतिहास, अर्थव्यवस्था या भौतिक विशेषताओं के आधार पर खास उपनाम दिए जाते हैं। चलिए कुछ फेमस निकनेम्स देखते हैं। ये एग्जाम्स में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग को वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। आयरलैंड को उसकी हरियाली की वजह से एमरल्ड आयल कहते हैं। स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरती के कारण प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहलाता है। और जैसा हमने अभी देखा, स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बेनेलक्स क्या है? ये पश्चिमी यूरोप में एक पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है। इसका नाम 3 पड़ोसी देशों के नामों के पहले अक्षरों से बना है। बी से बेल्जियम, एनी से नेदरलैंड्स और लक्स से लक्समबर्ग। यहाँ कुछ और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस दिए गए हैं। दाईं ओर सबसे ऊपर हिंडनबर्ग लाइन है, जो पोलैंड और जर्मनी के बीच एक हिस्टोरिकल बॉर्डर लाइन थी। नीचे भूमध्य सागर के तट पर मार्से, फ्रांस का एक प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट है। बाईं ओर बेनेलक्स देशों को एक साथ दिखाया गया है, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग। और सबसे ऊपर बाईं ओर एंडोरा है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच बसा एक छोटा सा देश है जिसे माइक्रोस्टेट कहते हैं। और अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, एक क्विक चीट शीट, ताकि सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, तो इस मास्टर मैप पर फोकस करें। चलिए तेजी से दोहराते हैं। शेफील्ड कटलरी, एंटवर्प डायमंड, डंडी जूट, तुला स्टील यानी पिट्सबर्ग ऑफ रशिया, इवानोवो टेक्सटाइल, स्टेप्स व्हीट, लियोन्स सिल्क, तुलूज एरो, मासे पोर्ट और एटना व स्ट्रोम्बोली वोल्केनोज। इन सभी इक्वेशंस और यूनिक लोकेशंस को याद रखें, इनसे सीधे सवाल बनते हैं। तो इस पूरी चर्चा के जो मेन पॉइंट्स हैं वो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है शेफील्ड, डोर्टमुंड, तुला। स्पेशलाइज्ड हब्स है एंटवर्प में हीरे और लियोन्स में रेशम। ब्रेड बास्केट है द स्टेप्स गेहूं के लिए। की वॉल्केनो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है बेनेलक्स। और फेमस निकनेम्स हैं आयरलैंड के लिए एमरल्ड आइल और स्विट्जरलैंड के लिए प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा हो और आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।